हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 22 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट आराम से सुनिए, आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एक एक करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन पर चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के हमारे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, लुप्तप्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? इंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसकी बात करें तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है उत्तराखंड सरकार को। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, 14 ऐसी स्पीशीज पेड़ों की, पादपों की जिनका संरक्षण किया जाना जरूरी है, जो कि लुप्त होने की कगार पर है, तो इनके संरक्षण के लिए इंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम की उत्तराखंड सरकार ने शुरुआत की। 14 क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज को वापस पुनर्जीवित किया जाएगा। हिमालयन क्षेत्र की ये स्पीशीज है, प्लांट की सारी, और आईयूसीएन द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल की सूची में रखी गई है। आगे हम बात करेंगे कि आईयूसीएन की ये लिस्ट क्या है, कैसे काम करती है, इसकी हम बात करेंगे। तो ये जो 14 क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है जिनको चुना गया है उत्तराखंड में, वो सभी आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में अलग अलग कैटेगरीज में आती है। प्रोग्राम को उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा कि हिमालय पर्वतमाला पर उत्तराखंड के एरिया में ऐसी जो 14 प्लांट की स्पीशीज है उनको वहां से लेकर आएंगे। इन सभी को साइंटिफिक लैब में बड़ा किया जाएगा, साइंस लैब में बड़ा किया जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी, प्रॉपर उन पर रिसर्च की जाएगी, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर से उनको हिमालय क्षेत्र में जाकर वापस उनका पौधारोपण कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी जो प्लांट की स्पीशीज है उनको बचाया जा सकता है, उन पर रिसर्च की जा सकती है, उनके डीएनए को कलेक्ट करके रखा जा सकता है, ताकि इन फ्यूचर अगर स्पीशीज विलुप्त हो जाती है तो फिर आगे साइंस हो सकता है, साइंस की मदद से उसे फिर से बनाया भी जा सके। तो अभी के लिए 14 स्पीशीज को इसमें इंक्लूड किया गया है और प्रॉपर प्रोग्राम को नाम दिया गया है इंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम। उत्तराखंड सरकार की योजना है 14 जो प्लांट स्पीशीज है इनको बचाने के लिए। ये वे स्पीशीज है जो कि फ्यूचर में खत्म होने की कगार पर है, फ्यूचर में बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी जाती है। देखिए, आईयूसीएन जिसका जिक्र आया, अभी हमने बात की, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी जो स्पीशीज है, चाहे वो प्लांट की हो, एनिमल की हो, उनको बचाने के लिए काम करती है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी संस्थान की। ये एक लिस्ट को जारी करता है जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है, रेड डेटा लिस्ट या रेड डेटा बुक के नाम से इसे पुकारा जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसे प्लांट या फिर जानवरों की स्पीशीज को इंक्लूड किया जाता है जो या तो विलुप्त हो सकती है या फिर विलुप्ति की कगार पर है। तो प्लांट और एनिमल स्पीशीज को 9 कैटेगरी में इस रेड डेटा बुक में रखा जाता है। अगर इन 9 कैटेगरीज की बात करें कौन कौन सी है, तो यहां पर ध्यान से देखो। नॉट इवेल्युएटेड मतलब जिनका अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया, इस बुक में जिसका जिक्र नहीं है। फिर डेटा डेफिशिएंट, अगर इसकी बात करें तो ऐसी स्पीशीज जिसकी पर्याप्त जानकारी अभी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास या रेड डेटा बुक में। फिर आती है लिस्ट कंसर्न, चिंता की कोई बात नहीं है, प्रजाति सुरक्षित है, जिसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आता है नियर थ्रेटेंड, थोड़ी चिंता की बात है, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी लेकिन जल्द ही खतरे में आ सकती है। फिर वल्नरेबल की कैटेगरी आती है, विलुप्ति का खतरा है, थोड़ा असुरक्षित है। फिर आती है इंडेंजर्ड कैटेगरी, यहां से शुरू होती है थोड़ी चिंता वाली बात। इंडेंजर्ड कैटेगरी में गंभीर खतरे में है और भाई इनको बचाव की जरूरत है। तो जो भी हमने कैटेगरी देखी है वो इंडेंजर्ड में ही अधिकतर हमको देखने को मिली है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब बहुत ज्यादा गंभीर, विलुप्ति की कगार पर। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब जो वन क्षेत्र जंगल है वहां पर यह विलुप्त हो चुकी है, चाहे पेड़ हो या फिर एनिमल हो, लेकिन अभी चिड़ियाघर या
कहीं ऐसी जगह पर सर्कस वगैरह में देखने को मिल रहे हैं। फिर आती है एक्सटिंक्ट, मतलब पूरी तरीके से वर्ल्ड में ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। तो इस तरीके से 9 कैटेगरी होती है रेड डेटा बुक की। यहां पर मैंने आपको बता दी है, पॉज करके पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, बहुत सारी पूछी जाती, ठीक है। तब तक हम चलते हैं आगे। रशिया में स्थित कामचटका प्रायद्वीप या पेनिसुला किन दो प्रमुख जल निकायों को अलग करता है? किन दो वाटर बॉडीज को अलग करता है? तो देखिए, कामचटका प्रायद्वीप या पेनिसुला ये हमको देखने को मिलता है नॉर्मली रशिया के पूर्व में। यहां पर अभी रिसेंटली काफी सारे भूकंप आए एक साथ, इसमें ऑलमोस्ट 7.5 तीव्रता का भी एक भूकंप यहां पर देखने को मिला है। तो कामचटका पेनिसुला अभी बहुत सुर्खियों में था। ये बेरिन सी जो कि पैसिफिक ओशियन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, तो पैसिफिक ओशियन और बेरिन सी और सी ऑफ ओखोटास्क, मतलब ओखोटास्क सागर को अलग करता है। ओखोटास्क सागर और पैसिफिक ओशियन को अलग करने का काम करता है कामचटका प्रायद्वीप, या फिर पैसिफिक ओशियन के उत्तर में बेरिन सी को ये अलग करता है। जैसे बेरिन सी थोड़ी दूरी पे है, तो पैसिफिक ओशियन हम यहां पर बोल सकते हैं। अगर हम लोकेशन देखेंगे तो ये आपको वर्ल्ड मैप दिखाई देगा। रशिया के पूर्व में अगर आप यहां पर आएंगे तो ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है ये कामचटका पेनिसुला है। इसके पूर्व में ये पैसिफिक ओशियन का एरिया है, ठीक है। अगर पश्चिम में आएंगे तो ये हमको देखने को मिलेगा सी ऑफ ओखोटास्क, मतलब ओखोटास्क सागर, ये पश्चिम एरिया। पूर्व में प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के थोड़ा सा उत्तर में जाएंगे तो ये हमको जो सी देखने को मिलेगा ये बेरिन सी है। थोड़ा दूरी पर है, इसलिए यहां पर प्रशांत महासागर और ओखोटस्क सागर को अलग करता है कामचटका पेनिसुला, ठीक है ना। तो अभी 7.4 तीव्रता का सबसे बड़ा भूकंप आया है। वैसे तो काफी सारे भूकंप आए थे, लेकिन सबसे बड़ा था 7.4 तीव्रता का। जो अर्थक्वेक है वो 20 किलोमीटर की डेप्थ में आया है इस प्रायद्वीप के निकट। अर्थक्वेक के बाद रशिया ने यहां पर सुनामी की भी चेतावनी जारी की थी। रशिया के सबसे ईस्ट में हमको कामचटका पेनिसुला देखने को मिलता है। किन दो को अलग करता है? पैसिफिक ओशियन, और वेस्ट में है सी ऑफ ओखोटास्क या पैसिफिक ओशियन का पर्टिकुलर रीजन, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है, जो है बेरिन जल संधि। कामचटका का यहां पर वॉल्केनो भी बहुत फेमस है, जो कि इस पेनिसुला पे देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग ये है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा कामचटका वॉल्केनो के क्षेत्र को। इसे, क्योंकि ये जो पेनिसुला है पूरा कामचटका का, ये आता है रिंग ऑफ फायर में, प्रशांत महासागर की जो रिंग ऑफ फायर है, इसलिए यहां पर हमें बहुत ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा भूकंप, ज्वालामुखी एक्टिविटीज रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलती है। तो एक कामचटका पेनिसुला भी सुर्खियों में है। समझ में आ गया? लोकेशन पता चल गई, किस देश का है यह भी पूछा जा सकता है, तो यह रशिया का है। अदिति चौहान ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति चौहान, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है। कौन? अदिति चौहान, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी, तो इंडियन विमेन फुटबॉलर है। 17 साल लंबे करियर के बाद इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। इंडियन विमेन फुटबॉल टीम में गोलकीपर रह चुकी है। भारत की पहली प्लेयर जिन्होंने यूरोप में कोई क्लब फुटबॉल खेला है। समझते? यूरोप में जो हम फुटबॉल की काफी सारी ला लीगा जैसी लीग पढ़ते हैं, तो इंडिया की पहली फुटबॉल फीमेल प्लेयर जिन्होंने यूरोप में कोई फुटबॉल क्लब फुटबॉल खेला है, तो वो हो जाती है अदिति चौहान। बहुत ही फेमस फुटबॉलर, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है। इंडियन टीम में गोलकीपर के रूप में ये गोलकीपर थी, अब रिटायर हो चुकी है। 3 बार सेफ विमेन्स चैंपियनशिप विनर जो हमारी टीम थी, उसकी ये खिलाड़ी रही है। साउथ एशियन गेम्स में जब हमारी विमेन फुटबॉल टीम ने गोल्ड जीता था, तो उसमें ये शामिल थी। 2015 में एशियन फुटबॉल अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है। कौन है ये? ये है अदिति चौहान, ठीक है। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आपको आगे चलकर। यहां पर ऑफर ऑफ द डे की बात करें तो आप सभी के लिए ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड दोनों अवेलेबल है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में। देखिए, स्पेशली सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट के हो या सेंट्रल के लिए, आप ज्योग्राफी की इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 डे में भी आपको पता है साइंस और ज्योग्राफी के काफी क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर टॉपिक की पीडीएफ यहां पर साथ ही साथ मिल जाती है। मॉक टेस्ट आप लगा पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए, ओके। और कोई भी हर्डल आता है, अगर आपको
कोई भी आपका डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी यहां पर। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही आपको यहां पर बायलिंगुअल अवेलेबल है, तो आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, हिंदी या इंग्लिश, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में है अभी के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। फिडे महिला विश्व कप 2025 संस्करण के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये चेस टूर्नामेंट है फीडे महिला वर्ल्ड कप 2025। इस 2025 के एडिशन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली इंडियन बनी है कोनेरू हम्पी। आपको पता है कोनेरू हम्पी भारत की पहली फीमेल शतरंज ग्रैंड मास्टर है। यह इंडिया की 7वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी कोनेरू हम्पी, पहली फीमेल शतरंज ग्रैंड मास्टर इंडिया की कोनेरू हम्पी। अभी जो फीडे महिला वर्ल्ड कप 2025 आयोजित किया जा रहा है उसमें सेमीफाइनल में पहुंच गई है और 2025 के एडिशन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला चेस खिलाड़ी इंडिया की। वैसे अभी और भी लाइन में है, आज एक और मैच होना है, फिर हमें पता चलेगा कि आगे और कौन कौन शामिल हुआ है, तो हम उनकी बात बाद में करेंगे। तो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 2025 के एडिशन में फीडे विमेंस वर्ल्ड कप में पहली इंडियन शतरंज प्लेयर कोनेरू हम्पी। इन्होंने चाइना की सोंग युक्सिन को हराया और सोंग युक्सिन को हराकर यह पहुंच गई सेमीफाइनल में। अब सेमीफाइनल में इनका जो मुकाबला है वो चाइना की ली टिंगजी के साथ होगा और फिर देखते हैं कि कौन विनर रहता है। कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश से आती है, आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है, भारत की पहली चेस प्लेयर जो कि ग्रैंड मास्टर बनी महिला। ओके, 7th शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी। इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2003 में कोनेरू हम्पी को, और इसके अलावा पद्मश्री दिया जा चुका है 2007 में। 2003 में अर्जुन अवार्ड और 2007 में आ गया पद्मश्री। फिडे विमेंस वर्ल्ड कप विमेंस के लिए चेस चैंपियनशिप है। देखिए यहां पर एक समझिएगा, ये जो विमेंस वर्ल्ड कप है चेस का, ये क्वालिफाई करने के लिए है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। विमेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में वो क्वालिफाई करेगा जो कि यहां पर विनर रहता है। ठीक है, हर 2 साल में आयोजित की जाती है फिडे विमेंस वर्ल्ड कप। 2021 में शुरुआत की गई थी, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 2025 का जो एडिशन है मैं आपको पहले बता चुका हूं, जॉर्जिया के बाटुमी नाम के शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है यूरोप में। 5 से लेकर 29 जुलाई तक यह आयोजित किया जाएगा। इंडिया की ओर से 9 महिलाओं ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 2029 और 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो केवल फाइनल की बात की जा रही। ठीक है, तो आने वाले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी सौंपी गई है ऑफिशियली इंग्लैंड को। देखिए 2019 में टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और विनर जो है ना 2 साल ये चलती है। तो पहला विनर 2021 में आया, फिर सेकंड विनर, सेकंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का विनर आया 2023 में, फिर तीसरे वाले का आया इस साल 2025 में। दक्षिण अफ्रीका जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराकर। आपको पता है ये 2 साल चलती है पूरी चैंपियनशिप, है ना, स्टेज वाइज, और फिर सबसे आखिरी में 2 साल बाद इसका फाइनल खेला जाता है। यहां पर कोइंसिडेंस है कि हर बार इसका फाइनल इंग्लैंड में ही हुआ है, लेकिन अब आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि आगे आने वाली जो 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है 2027 में, 29 में और 31 में, यह भी इंग्लैंड में ही खेला जाएगा। कहां पर? इंग्लैंड में। ओके, तो आईसीसी ने अनाउंस किया है कि अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा 2027 में, 2029 में और 2031 में। हर 2 साल में यह आयोजित की जाती है। वैसे टूर्नामेंट 2 साल तक चलता है, तो 2 साल के बाद इसका फाइनल खेला जाता है। आईसीसी का एक टूर्नामेंट है, 2019 में शुरुआत की गई थी, लेकिन पहला फाइनल कब? 2021 में खेला गया। अच्छा, 3 जो एडिशन अभी तक हुए हैं, अगर उनके विनर और रनर अप देखें तो सबसे पहला फाइनल हुआ 2021 में। न्यूजीलैंड ने फाइनल में इंडिया को हराकर फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। सेकेंड में फिर से इंडिया विनर रहा था 2023 में, लेकिन इस बार विनर रहा ऑस्ट्रेलिया। और थर्ड टाइम 2025 में इस बार साउथ अफ्रीका ने जीती और इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ठीक है, अब आगे वाली 3 जो फाइनल होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, वो कहां पर होंगे?
इंग्लैंड में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इंग्लैंड के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। शुरुआत में जब स्थापना की गई थी तब था, और अब इसका हेडक्वार्टर दुबई में देखने को मिलता है, यूएई में। और चेयरमैन कौन? जय शाह, है ना। अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मून डे हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई हर साल। इंटरनेशनल मून डे हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि अपोलो 11 मिशन द्वारा 1969 में पहली बार किसी व्यक्ति ने कदम रखे थे चंद्रमा पर। कौन था ये? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई को 1969 में, इसलिए 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2021 में इसे मान्यता दी थी और पहली बार ये नेक्स्ट ईयर 20 जुलाई 2022 को मनाया गया। 2025 में वन मून वन विजन वन फ्यूचर इंटरनेशनल मून डे की थीम है। अगर अपोलो 11 मिशन की बात करें तो इसे नासा ने लॉन्च किया था। 8 दिन का ये मिशन था। 3 मेंबर भेजे गए थे चंद्रमा पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, एडविन एल्ड्रिन और फिर माइकल कोलिंस, ये 3 लोग थे। लॉन्च डेट थी जुलाई 16, 1969 और ये मून लैंडिंग डेट है 20 जुलाई, जिस दिन इंटरनेशनल मून डे मनाया जा रहा है। और लॉन्च किया गया था इस मिशन को यूएसए के कैनेडी स्पेस स्टेशन से। हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर हुआ है? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव है, इससे बाहर हुआ है हाल ही में एचएसबीसी। देखिए पहले तो एचएसबीसी कौन सा बैंक है इसको समझो। द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। अब इंटरेस्टिंग यह है कि इसका नाम आपको चाइनीज लग रहा है, लेकिन यह है ब्रिटेन का बैंक। आया समझ में? तो यूनाइटेड किंगडम का, ये यूनाइटेड किंगडम का पहला बैंक है जो कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर हुआ है। वैसे इसके पहले अमेरिका और कनाडा के काफी बैंक बाहर हो चुके हैं इस अलायंस से, लेकिन अब ब्रिटेन का या यूके का पहला बैंक बना है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हुआ। कौन सा है? एचएसबीसी। अच्छा, ये इनिशिएटिव क्या है, अलायंस क्या है? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। देखिए जो बैंक्स, बीमा कंपनी और बैंकिंग सर्विसेज देने वाले जितने भी वर्ल्ड में काम करते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के फाइनेंस इनिशिएटिव के तहत इसका गठन किया गया था। इसमें जितने भी बैंक थे ना, उनको ये इंस्ट्रक्शन थे कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो, आप कोशिश करो कि ऐसे प्रोजेक्ट में लगे, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट हो कि हम 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वर्ल्ड का, वो प्राप्त कर सके। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, इसीलिए जो ये नाम है ना, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है इसका नाम। तो टारगेट अचीव करने के लिए, नेट जीरो का टारगेट 2050 तक हम अचीव कर पाए, इसलिए 2021 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इस फाइनेंस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस की। इंडिया का कोई भी बैंक इसमें नहीं है और अब ब्रिटेन का या यूके का बैंक भी बाहर हुआ है। उनका कहना है कि भाई हम खुद अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको किसी अंडर में काम नहीं करना है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, फाइनेंस सेक्टर के बीच में एक पार्टनरशिप थी कि भैया हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करेंगे और एनवायरमेंट की रक्षा के लिए हम काम करेंगे। तो ये बैंकिंग सेक्टर के जितने भी बैंक है उनका एक संगठन बनाया गया था। ये जो इनिशिएटिव है 1992 में शुरू किया गया स्विट्जरलैंड के जेनेवा से। ये रेगुलेट करता है, चीजों को गवर्न करता है, और इसी के तहत नेट जीरो बैंकिंग अलायंस बनी थी 2021 में, जिससे बाहर हुआ है द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये हो गया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1992 में 72 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजन किया गया था, पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन बढ़ा, उस समय 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना की गई थी। पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाली एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। केनिया के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। शक्ति श्री पहल किसके द्वारा शुरू की गई? शक्ति श्री इनिशिएटिव को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है ओडिशा सरकार को। ओडिशा में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जितने भी कॉलेजेस है, वहां पर विमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना शक्ति श्री इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी के द्वारा हाल ही में से शुरू किया गया
ओडिशा की 16 यूनिवर्सिटीज और 730 गवर्नमेंट कॉलेजेस में से लागू किया जाने वाला है इस इनिशिएटिव को। इसके तहत देखिए क्या किया जाएगा, हर इंस्टीट्यूशन में शक्ति श्री इंपावरमेंट सेल का गठन किया जाएगा। अगर महिलाओं पर कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी उनके खिलाफ अपराध होता है, तो ये रिस्पॉन्ड करेगी इमीडिएटली। एक स्टूडेंट की बॉडी भी बनाई जाएगी जो कि विमेन्स को सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस सिखाएगी। स्क्वाड गठित किए जाएंगे जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कैंपस में सबको सिखाएंगे, महिलाओं को बताएंगे, अवेयर करेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में और 24 घंटे उन पर निगरानी की जाएगी। इस तरीके से इस पूरे इनिशिएटिव को रन किया जाएगा। शक्ति श्री इनिशिएटिव ओडिशा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है महिला सुरक्षा के लिए। वैसे अभी कुछ समय से ओडिशा काफी न्यूज में रहा है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इसका आयोजन कहां किया गया था हाल ही में? ओडिशा के भुवनेश्वर में। एक अवार्ड है कलिंग रत्न अवार्ड 2024। ये ओडिशा से जो वर्तमान में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है सेंट्रल के, धर्मेंद्र प्रधान, इनको दिया गया। पढ़ा था हमने इनको। ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। पीएम मोदी ने ओडिशा में 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना को शुरू किया था कुछ समय पहले। और ओडिशा ने हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में विमेन्स चैंपियनशिप जीती। इसकी मेंस चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीती थी। विमेन्स किसने जीती? तमिलनाडु, ओडिशा राज्य ने। आगे, भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे आईसीएमआर द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो मलेरिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन, मतलब स्वदेशी रूप से इसे निर्मित किया गया है, एडफॉल्सीवैक्स इसको नाम दिया गया है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित मलेरिया की हमारी पहली वैक्सीन, ठीक है, जो कि 2 स्टेज में काम करेगी। 2 स्टेज वैक्सीन इसको नाम दिया गया। नाम क्या है इसका? एडफॉल्सीवैक्स। देखिए, अभी तक जो हमारे पास वैक्सीन है वो व्यक्ति में मलेरिया बीमारी के बचाव के लिए काम करती है, लेकिन ये 2 स्टेज वैक्सीन मलेरिया से बीमारी से बचाव भी करती है और मलेरिया को फैलने से भी रोकती है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 2 इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मिलकर इसे विकसित किया गया। नाम क्या दिया गया? एडफॉल्सीवैक्स। अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। ट्रायल्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, तो इन फ्यूचर ये हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। फर्स्ट स्वदेशी रूप से निर्मित मलेरिया वैक्सीन, जो कि भारत की पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि 2 स्टेज वैक्सीन है, काम करती है, मलेरिया बीमारी को रोकती भी है और मलेरिया को फैलने से, मलेरिया से बचाव भी करती है और मलेरिया को फैलने से भी रोकती है। ठीक है ना? तो 2 स्टेज वैक्सीन समझ में आ गए। आईसीएमआर, अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो मेडिकल रिसर्च के लिए भारत की सबसे बड़ी बॉडी है वर्तमान में। इससे पहले इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन काम करता था, इसकी जगह पर आईसीएमआर आगे चलकर गठित किया गया। 1911 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल है राजीव बहल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आईसीएमआर काम करता है। लास्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मिल्क प्रोडक्शन फैक्टर को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी स्कीम को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है असम सरकार को। असम ने क्या किया है? राज्य में मिल्क सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया है ना। स्कीम के तहत ऐसे जो भी फार्मर्स है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब जो सहकारी संस्थाएं होती है, सहकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको अगर प्रोसेसिंग के लिए दूध बेचती है, जो भी फार्मर्स है वो जब बेचेंगे तो उनको प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 40 रुपए, वैसे तो अभी 40 रुपए लीटर तो कहां दूध होगा, मान लो 65 रुपए लीटर या 65 मान लेते, 65 रुपए लीटर दूध है, ठीक है। अगर कोई फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूध देता है, प्रोसेसिंग के लिए बेचता है, तो फिर उसे 5 रुपए प्रति लीटर पर सब्सिडी दी जाएगी, मतलब उसे जो दूध का रेट है वो 70 रुपए दिया जाएगा। इस स्कीम से 20,000 डेयरी फार्मर को फायदा मिलेगा और असम में जो डेयरी सेक्टर है ना, उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो असम गवर्नमेंट की स्कीम है मिल्क सब्सिडी स्कीम। असम की कुछ स्कीम्स या कुछ इनिशिएटिव जो अभी सुर्खियों में रहे,
असम सरकार के द्वारा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए गज मित्र इनिशिएटिव की कुछ समय पहले ही शुरुआत की गई है। तो गज मित्र इनिशिएटिव किसका है? असम सरकार का। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में ही लॉन्च किया गया है और असम में रिसर्च स्कॉलर को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम को लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम ये भी लॉन्च की गई, कहां पर? असम में। तो ये असम की अदर जो न्यूज रही है कुछ समय में, 1 महीने के अंदर, ये यहां पर मैंने आपको बता दी। 22 जुलाई के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन को करेंगे, लेकिन हमारा एग्जाम बूस्टर भी तो है। एग्जाम बूस्टर में आज हम 4 इंडेक्स की बात करेंगे। सबसे पहला हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, मतलब सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत में 64 यूनिकॉर्न है और भारत की रैंक है पूरे वर्ल्ड में तीसरी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, इसमें भारत को 14वें नंबर पर रखा गया है, 14th रैंक दी गई है 2025 में। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में भारत का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टॉप पर है। हालांकि विश्व स्तर पर इसे 9वां स्थान दिया गया, लेकिन वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट लिस्ट 2025 में ये इंडिया से टॉप पर है। यूएनडीपी का मानव विकास सूचकांक 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया को 130वीं रैंक दी गई है 2025 में। ओके, चलिए रिवीजन पर चले। किस भारतीय तेल रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंध लगाए गए? तो यह है नायरा एनर्जी। केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह है नितिन गुप्ता। किस देश को जुलाई 2025 में डब्ल्यूएचओ द्वारा आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा फ्री घोषित किया गया? यह है सेनेगल। किसने द रेसिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी समूह घोषित किया? तो यह कौन है? यूएसए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन सम्मेलन 2025 का इनॉग्रेशन कहां किया? तो यह किया है उत्तर प्रदेश में। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। हाल ही में चर्चित केबो डेलगाडो क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा मोजाम्बिक में। प्राचीन मोडी लिपि को देवनागरी में परिवर्तित करने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। बिलीवर्स डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई बुक है। भारत का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूशन कहां स्थापित किया गया? तो यह मुंबई में स्थापित किया गया। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो द हेग, जो कि नीदरलैंड में है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। मानव शरीर में इंसुलिन पैनक्रियाज में उत्पादित होता है, अग्नाशय। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर सभी स्टूडेंट के सही आए हैं। आरती झा और पूजा तांडेकर का यहां पर हमने इंक्लूड किया है कमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही कमेंट है। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? फर्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।